हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका 70th बीपीएससी और 71st बीपीएससी के मेंस की क्लासेस में। मैं 71st क्यों कह रहा हूँ, हर एक लेक्चर में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रीलिम से पहले आपका मेंस रेडी होना चाहिए, सो डैट कि आप प्रीलिम्स और मेंस में उस चीज़ को और अच्छा कर सको और डेटा कलेक्ट कर सको। ठीक है, ऑल अबाउट डेटा, ऑल अबाउट द नॉलेज। ठीक है, चलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को देखते हैं, दोनों चीज़ को समझेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? डील्स विद द cases where community at large has some interest where their legal rights are badly affected। इसका मतलब ये है कि केसेस वेयर द कम्युनिटी एट लार्ज एज सम इंटरेस्ट। ठीक है, जिससे आपका जो कम्युनिटी है ना लार्ज अफेक्टेड हो, लार्ज कम्युनिटी एट लार्ज, बहुत सारे लोगों का सम इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट मतलब वो किसी ना किसी कारण से परेशान है और उनके कारण कोई और स्टैंड हो रहा है कोर्ट में। ठीक है, विच देयर हैज लीगल राइट आर बैडली अफेक्टेड। अगर मान लो बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शन का राइट चला गया, मतलब वल्नरेबल सेक्शन प्रॉब्लम में, ठीक है, तो उनके लिए कौन लड़ेगा? ठीक है, वो तो लड़के नहीं जा सकते, उनके पास पैसा नहीं है, तो उस केस के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कोई दलित है, ठीक है, कोई दलित है, सम दलित विलेज में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अगर दलित विलेज में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या आपको लगता है कि दलित कोर्ट में जाके केस लड़ सकते? नहीं लड़ सकते। लेकिन किसी एक्टिविस्ट को या किसी सोशल वर्कर को या किसी एडवोकेट को ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम है और उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, तो वो पीआईएल दाखिल कर देंगे केस में, सो डैट कि वो लड़ेंगे। क्योंकि इस केस में लोकस स्टेंडाई अप्लाई नहीं होता है। लोकस स्टेंडाई का मतलब ये है कि जिसका केस है वही जाके केस में अपने आप को कोर्ट के सामने जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो किसी का केस अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से हुआ तो वहां लोकस स्टेंडाई अप्लाई नहीं होता। मतलब बहुत सारे सेक्शन ऑफ केस के बदले हम खड़ा हो सकते हैं किसी के लिए। ठीक है, लेकिन जब ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है तो अप्लाई होता है लोकस स्टेंडाई। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे ऊपर केस हुआ तो हमको कोर्ट में स्टैंड होना पड़ेगा। ठीक है, मेरे बदले कोई स्टैंड नहीं हो सकता है। ये डिफरेंस है, अप्लाई लोकस स्टेंडाई, अप्लाई नॉट अप्लाई लोकस स्टेंडाई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ऑर्डिनरी लिटिगेशन क्या होता है। डील्स विद द एनी डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द अपोजिंग पार्टीज ब्रॉट टू द कोर्ट। इसका मतलब ये है कि जो अपोजिंग पार्टी है वो डिस्प्यूट को लेके आ रहा है कोर्ट में, मतलब जो नॉर्मल लेजिस्लेशन होता है ना, इसमें दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है, वो होता है ऑर्डिनरी लिटिगेशन। अब देखो, पीआईएल कैन फाइल बोथ इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के लिए क्या होगा? 226 आर्टिकल यूज होगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 यूज होगा। ठीक है, इट इज फाइल इन अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ऑफ लोअर ग्रेड। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी लिटिगेशन होता है। अब थोड़ा बहुत समझते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को अच्छे से। वेयर एनी मेंबर फ्रॉम पब्लिक कैन इनिशिएट अ पब्लिक प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव मेंबर। ठीक है, स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट मूव टू द कोर्ट। इसका मतलब ये है कि एग्रीव मतलब होता है जो जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है वो नहीं जा सकता, लेकिन उसके बदले कोई जा सकता है। वेयर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केम टू एग्जिस्टेंस। ठीक है, रिलैक्सेशन इसमें क्या है? लोकस स्टेंडाई अप्लाई नहीं होता, मतलब जिसका केस है वो नहीं खड़ा हो सकता, उसके बिहाफ में कोई केस लड़ सकता है और खड़ा हो सकता है। ठीक है, इट ब्रॉडन द जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड करता है जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल को, बहुत अच्छा चीज़ है। फ्रॉम इंडिविजुअल टू कम्युनिटी ओरिएंटेशन थ्रू पीएल। ये इंडिविजुअलिज्म को से कम्युनिटी पे चला जा रहा है। मतलब एक समझ लो, सिंपल सा बात है, जिसका केस है वो नहीं लड़के एक आदमी उसके लिए लड़ सकता है फॉर मास पब्लिक हेल्प। ठीक है, थ्रू पीएल। पीएल केम टू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पीएल किस केस के थ्रू आया? तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से आया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है पीआईएल का। होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो बहुत मास प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मान लो कहीं सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, कहीं वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए कौन लड़ेगा? कोई एक आदमी आ रहा है, कोई एक सोशल सर्विस आ रहा है, केस लड़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगा और गवर्नमेंट को पता चलेगा भाई ऐसा है, तो पीआईएल से खुद हमको बताया जा सकता है कि यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि आप प्रॉब्लम कर दो लोगों के साथ, तो पीआईएल के थ्रू केस दाखिल हो सकता है और आपको अकाउंटेबल दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। मतलब अब आगे से क्या होगा, गवर्नमेंट थोड़ा ना थोड़ा सचेत तो रहेगा, भाई ये प्रॉब्लम तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि अगर जो सामने वाला पर्सन जो अत्याचार जिसके ऊपर हुआ है वो अगर केस नहीं कर सकता है, मास लेवल का प्रॉब्लम है, हमेशा ध्यान रखना पब्लिक इंटरेस्ट तभी आता है जब पब्लिक का इंटरेस्ट हो, मास पब्लिक का इंटरेस्ट हो। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखें हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट। तो बेसिक ह्यूमन राइट का ये ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसको बंधु मित्रा मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से लिंक कर सकते हैं, इस केस में भी यही चीज हुआ था। यूज टू चैलेंज द डिसीजन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज बाय जुडिशियल रिव्यू। ऑब्वियस सी बात है, इसके थ्रू हम लोग क्या हो सकता है, पीएल के थ्रू जुडिशियल रिव्यू भी होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, पीएल मतलब केस हो गया, केस मतलब जुडिशियल उस चीज को रिव्यू करेगा। जैसे एग्जाम्पल श्रेया सिंगल केस, इसमें क्या हुआ था, स्ट्रक डाउन किया था सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, जो फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता था, हमने पिछले क्लास में देखा है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ फॉर्म द चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है कि जो लेजिस्लेटिव जो एग्जीक्यूटिव का जो ऑर्डर है उसको चेक एंड बैलेंस कौन करता है, जुडिशरी करता है, क्योंकि पीएल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं टू करेक्ट एनी एजुकेटिव एंड लेजिस्लेटिव रॉन्ग डूइंग। अब मैं एग्जांपल देता हूं पीएल का। अभी बीपीएससी का प्रॉब्लम चल रहा है, बीपीएससी में बहुत सारा देखा गया 70 बीपीएससी में प्रॉब्लम, तो मास लेवल का प्रॉब्लम है ना, तो इसके लिए कोई भी पीएल डाल सकता है, समझ में आया। नेक्स्ट है ब्रिंग रिफॉर्म्स इन सोसाइटी, जैसे सेक्शन 377 नाज फाउंडेशन केस। तो 377 किससे रिलेटेड है, 377 जो होमोसेक्सुअलिटी है उससे रिलेटेड है, और ये नाज फाउंडेशन केस इसके थ्रू हुआ था, तो ये आप लिख सकते हो, ये रिफॉर्म लाया है सोसाइटी में, ठीक है। राइट और वॉइस टू वल्नरेबल सेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, वल्नरेबल सेक्शन केस नहीं लड़ सकते, तो उनके लिए राइट है और उनके लिए वॉइस है पीएल, ठीक है। जैसे नालसा वर्डिक्ट जो है ना, वो क्या हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट, किसको, ट्रांसजेंडर पीपल को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है जो थर्ड जेंडर है, ठीक है। नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेक्स्ट देखो क्या क्या इशू है पीएल के साथ, कुछ इशू भी है। देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक है तो ठीक है, लेकिन जब वो प्राइवेट हो जाता तब प्रॉब्लम होता, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाता है प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ लोग इसके थ्रू नेम और फेम भी कमाना चाहते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। कभी कभी फॉल्स पिटिशन हो जाता है फॉल्स पिटिशन के कारण क्या होता है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है कोर्ट के ऊपर केसेस का, और ज्यादा से ज्यादा केस डाल दोगे तो ओवरलोड हो जाएगा, तो फॉल्स पिटिशन भी आना स्टार्ट हो जाता है, उसके कारण केस डिले होता है, उसके साथ जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा होने लगता है। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या होगा, जुडिशियल ओवररीच होगा। आज ही के लेक्चर हमने पढ़ाया है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, फिर जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का अगला स्टेप ही तो हो जाता है जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। रिमूवल ऑफ लोकल स्टैंडर्ड, अब इसमें क्या होता है, लोकल स्टैंडर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी कहीं तरह से पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, तो हम अभी निगेटिव का बात करें, इशू का बात करें। यूज ऑफ पॉलिटाइजेशन होने लगता है किसी मुद्दा का, ठीक है, और बर्डन हो जाता है जुडिशरी पर, क्योंकि केसेस ऑब्वियस बात है पीएल के थ्रू केसेस बढ़ेगा तो बर्डन किस पे पड़ेगा, जुडिशरी के ऊपर ही बर्डन पड़ेगा। बिकम्स टूल ऑफ पब्लिसिटी, तो ये पब्लिसिटी का स्टैंड भी, पब्लिसिटी के लिए भी लोग ये चीज को यूज करते पीएल, सो डैट कि उनका एक नेम हो जाए। बहुत सारे लोग एडवोकेट भी होते पीएल करते, सो डैट कि एक नाम हो जाए, क्योंकि केस जब हाईलाइट होता है तो लोगों की पहचान बनती है, ठीक है। सक्सेसफुल पीएल केसेस, कुछ सक्सेसफुल पीएल केसेस भी है, उसको हम लोग देखते हैं, जैसे विशाखा गाइडलाइन। विशाखा गाइडलाइन क्या था, ये थर्ड में मैं बता रहा हूँ कि वुमेन का वर्क प्लेस पर की कंडीशन क्या होना चाहिए, उनका हैरेसमेंट ना हो, उसके लिए गाइडलाइन लाया गया था। अंडर ट्रायल जस्टिस, बिहार में क्या होता है, बिहार का एक केस है कि हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बहुत सारे लोग अंडर ट्रायल्स थे। अंडर ट्रायल्स का मतलब यही है कि वो उनको सजा नहीं सुनाया गया, उनको सजा नहीं सुनाया गया, वो 10-10 साल से जेल में है, लेकिन जिस चीज के लिए जेल में है, हो सकता है कि अगर सजा सुना दिया जाता तो वो 2 ही साल में बाहर आ जाते। इसका क्या मतलब है कि उनकी कभी सुनवाई ही नहीं हुई, ठीक है, उनको हमेशा के लिए जेल में रख दिया गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अंडर ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज एंड कर्टेल स्टॉप पॉल्यूटेंट्स इनटू द गंगा, ये भी एक केस है। जैसे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया था कि आप क्रिटिसाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों इतना सारा पॉल्यूटेंट्स को गंगा में बहाया जा रहा है, तो ये भी सब क्या है, ये भी पीएल के थ्रू ही पता चला। तो पीएल बहुत सक्सेसफुल भी रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा है। जैसे देखो ना, बिहार में बहुत सारे लोग जो थे ना अंडर ट्रायल्स में थे, ठीक है, उनको बाद में रिलीव किया गया थ्रू दिस केस, ठीक है। कस्टोडियल वायलेंस अगेंस्ट द वीमेन वाज रेज, तो किस देखो शीला बारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या हुआ कि बहुत सारा वायलेंस हो रहा था वीमेन के खिलाफ, उसको रेज किया गया, ठीक है। तो ये सब आपको कोट करना। मैं केस 3 लेक्चर लिया, तीनों लेक्चर हमने केस को जरूर मेंशन किया कि जब भी आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो अपने पॉइंट को वैलिडिटी तो दोगे, आप लिख दोगे कस्टोडियल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाज रेज्ड, तो
इसके ऊपर जैसे ही आपने ये केस लिख दिया ना, तो वो आंसर को आपने ऑथराइज कर दिया कि सही आपने लिखा है, ठीक है, आपने एक एक्स्ट्रा एज दे दिया, ठीक है, उसी से आपका मार्क्स बनेगा। वे फॉरवर्ड मतलब क्या आगे अप्रोच हो सकता है, यूटिलिटेरियन अप्रोच मतलब क्या उपयोगी यूज हो सकता है। तो कोर्ट मस्ट बी इंटरटेन विद द प्रायोरिटी केसेस, प्रायोरिटी केस को ही इंटरटेन मतलब सुनवाई करे, दैट इन्वॉल्व्स द राइट ऑफ मल्टीपल पर्सन रेदर देन द फॉर अ सिंगल पर्सन, जिसमें मल्टीपल पर्सन का प्रॉब्लम हो उसी को दे, सिंगल पर्सन का जो थॉट हो, सिंगल पर्सन का जो अपना गेन हो, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन ना हो जाए, उस पर ध्यान दे, ठीक है। कर्बिंग प्राइवेट इंटरेस्ट, आप आगे ही बताया हमने, फिक्स गाइडलाइन, एक गाइडलाइन फिक्स कर दे, उसी को पीएल के थ्रू एक्सेप्ट करे, ठीक है। कंक्लूजन में लिख सकते हो, क्योंकि कंक्लूजन में एक बलवंत सिंह चौपाल का जो केस था उसके थ्रू बताया गया था कि पीएल इज इंपॉर्टेंट ब्रांच विच डील्स विद द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस को डेमोक्रेटाइजेशन किया जा रहा है, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है डेमोक्रेसी, मतलब क्या होता है, तो उसी तरह से जस्टिस को डेमोक्रेटाइजेशन किया जा रहा है। बट देयर हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर given by the Balwant Singh Chopal case by Supreme Court and try to accept only those PL which are larger public interest, ताकि प्राइवेट पब्लिक इंटरेस्ट ना हो जाए। तो बलवंत सिंह चौपाल केस में कुछ एसओपी दिया गया था, कुछ पॉइंट्स दिए गए, तो उसी केस को पीएल के थ्रू एक्सेप्ट किया जाए, यही इसमें बात किया गया। तो ये आपके पास एक रेडीमेड कंक्लूजन भी मिल गया, पीएल का हमने हेडिंग भी बता दिया, और इससे बाहर क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पीएल के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन का पावर का मतलब ये है कि जो तीन विभाग है हमारा, देखो, एक है जुडिशरी, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव, तीनों का एक सेपरेशन ऑफ पावर है, तीनों का अपना अथॉरिटी है। लेकिन इंडिया में कोई रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। अगर रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन रिमूव करता? सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट रिमूव करता था। सेपरेशन ऑफ पावर सिंपल सा बात है, सेपरेशन ऑफ पावर है लेकिन रिजिड भी नहीं है, और उसके साथ और क्या नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर है भी और थोड़ा बहुत ओवरलैप भी है। ओवरलैप कैसे? तो देखो, अगर हमने सर्कल बनाया तो ये सर्कल लेजिस्लेटिव का है, ये सर्कल एजुकेटिव का, ये जुडिशरी का, तो ये जो एरिया है वो एसेंशियल फंक्शन है लेजिस्लेटिव का, ये जो एरिया एसेंशियल फंक्शन है जुडिशरी का, ये जो एरिया एसेंशियल फंक्शन है एजुकेटिव का। लेकिन ये जो एरिया है वो ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग चेक एंड बैलेंस करेंगे, जहाँ ओवरलैप है वहाँ चेक एंड बैलेंस करेंगे। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि इंडिया में प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पावर सेपरेट है। मतलब देखो, जैसे आप देखोगे ना, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू हो रहा है। अगर कोई केस ऐसा है कि अगर देखो एनजेक केस आया, एनजेक केस क्या बोला गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, भाई कॉलेजियम सिस्टम है तो आप एनजेक क्यों ला रहे हो, तो एनजेक को क्या कह दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू हुआ। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि चेक एंड बैलेंस हुआ। चेक एंड बैलेंस का मतलब हुआ कि फंक्शन ओवरलैप भी है हमारे सेपरेशन ऑफ पावर में, लेकिन उसके साथ साथ रिजिड भी नहीं। रिजिड मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सेपरेशन ऑफ पावर रिजिड है। रिजिड हम आगे देखेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर इज द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल सा लाइन में हमने बता दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, हर का अपना डिवीजन है। लेकिन देखो, डिवीजन के साथ साथ कुछ फंक्शन ओवरलैप हो रहा, तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव कर दे रहे हैं, कभी तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू भी कर रहा है। तो इस बात को समझो। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर सिग्निफाइज तीन फॉर्मूला। वन पर्सन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑर्गन। एक पर्सन एक से ज्यादा ऑर्गन का मेंबर नहीं हो सकता, पार्ट नहीं हो सकता। वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर अदर ऑर्गन। एक अदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया में इंटरफेयर करता है। मतलब इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर उतना रिजिड भी नहीं है, उतना ये भी नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर भी है। ठीक है, इस बात को समझो। वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट नॉट एक्ट और एक्सरसाइज ऑन अदर गवर्नमेंट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर्टिकल क्या क्या रिलेटेड है सेपरेशन ऑफ पावर से। तो पहला आर्टिकल 50, स्टेट शुड बी सेपरेट फ्रॉम जुडिशरी। स्टेट मतलब हो जाता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड बी सेपरेट फ्रॉम जुडिशरी। आर्टिकल 50 किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल 121, ये बोलता है लेजिस्लेचर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेज। मतलब लेजिस्लेचर कंडक्ट ऑफ जजेस के मतलब लेजिस्लेचर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेज अनलेस एंड अनटिल उस जज के बारे में अगर इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं चल रहा। अगर किसी जज का इंपीचमेंट प्रोसेस चल रहा है, इंपीचमेंट मतलब रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, तब आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल टाइम में अब लेजिस्लेचर मतलब जो भी एमपी एमएलए है वो कंडक्ट ऑफ जज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल 13, सुप्रीम कोर्ट कैन इंस्ट्रक्ट ऑन एनी लॉ
SOP इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सिंपल सा बात है, 13 यही बोलता है। एग्जाम्पल ऑफ SOP क्या है? जुडिशरी अपॉइंट जजेस बाय देयर ऑन, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इंडिया में ये एग्जाम्पल है कि जुडिशरी अपॉइंट जजेस बाय देयर ऑन, ठीक है। इंडिया में कॉलेजियन सिस्टम है, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर जजेस अपॉइंट देमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई देयर इज नीड ऑफ SOP, SOP का क्यों नीड है? ऑब्वियस सी बात है, टू अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जो पावर का कंसंट्रेशन उसको अवॉइड करने के लिए जरूरत है, विच मे लीड टू द डेस्पोटिज्म एंड टायरनी, डेस्पोटिज्म मतलब होता है मनमाना, ठीक है। टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, सबका एक अकाउंटेबल होना चाहिए, अगर सब सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो क्या होगा, सबका अपना अकाउंटेबिलिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी होगा, नहीं तो जुडिशियल को बोलेगा भाई लेजिस्लेचर कि आप मत करो काम, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का जो लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। टू इंश्योर स्पेशलाइजेशन, हर एक जो भाग है ना जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उसका जो स्पेशलाइजेशन है उसको इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड ARC कमेटी क्या रिकमेंडेशन करता है? जब इस चीज को मेंशन करोगे ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ये होता है कि अगर आप MP है ना, तो MP से आप सैलरी ले रहे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट से दूसरा कोई सैलरी नहीं लगे, अगर दूसरा कोई सैलरी आप लोगे तो वो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, आप MP नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो इट रिकमेंडेड डिफाइनिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टू इंश्योर नो ब्रीच ऑफ सेपरेशन, तो इसमें ये बोला गया कि आप डिफाइन करो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, सो दैट कि कोई ब्रीच ना हो सेपरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस, मिनिस्टर इन द लोकसभा मस्ट बी कीप सेपरेट देयर रोल्स एज ए मिनिस्टर एंड कंस्टिट्यूएंसी मेंबर। देखो एक जो मेंबर MLA होता है, चलो MP होता है, वो MP के साथ साथ क्या होता है, वो एक मिनिस्टर्स भी होता है, ठीक है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो MP भी होता है। तो ये कह रहा है कि लोकसभा में हमको क्या ध्यान पे रखना है कि हम जो रोल है मिनिस्टर का, जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर का, उसी आदमी का, एक जो मिनिस्टर वो तो MP भी है ना, तो उसको हम रोल को अलग करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या एबोलिश MP लेड होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। क्यों? देखो ऑब्वियस सी बात है, जब पंचायत है तो पंचायत को आप पैसा दे रहे हो डेवलपमेंट के लिए, तो MP लेड किस बात का जरूरत है भाई? ये वायलेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर को। देखो इडोर द नोशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज द लेजिस्लेचर डायरेक्टली बिकम्स द एग्जीक्यूटिव, ऑब्वियस सी बात है, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? मिनिस्टर। लेकिन आप हर एक MP को 5 लाख का 5 करोड़ दे दियो MP लेड के थ्रू, कहीं भी किसी भी चीज में आप खर्चा कर सकते हो, तो आप क्या दे दियो कि आप एक लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव जैसा पावर दे दियो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एग्जीक्यूटिव क्या मिनिस्टर्स है, हर एक मिनिस्टर का इंडिविजुअल है, उसको इतना पैसा मिला है, किसी मिनिस्टर को 50,000 करोड़ मिला तो वो एक्सपेंस कर सकता है अपने हिसाब से। लेकिन MP को अगर 5 करोड़ दे दियो तो आप कहीं ना कहीं क्या कर दियो कि एक लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव पावर दे दियो, ठीक है, विच वायलेट द सेपरेशन ऑफ पावर। डू वी हैव स्ट्रिक्ट वाटर टाइट SOP? तो नहीं, ऐसा कोई वाटर टाइट स्ट्रिक्ट नहीं। अगर होता तो हम कैसे जज को रिमूव कर सकते थे, पार्लियामेंट कैसे रिमूव कर सकता है, ठीक है। एज मिनिस्टर एजुकेटिव एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, देखो इंडिया, देखो अगर अमेरिका देखोगे ना USA में, तो वहां क्या है लेजिस्लेटिव मतलब MP कोई और है और मिनिस्टर कोई और है, मतलब ऐसा नहीं कि मिनिस्टर्स बनने के लिए MP बनने की जरूरत है। लेकिन इंडिया में क्या, अगर आपको मिनिस्टर्स बनना है तो MP बनना आपके लिए नेसेसरी है। तो इंडिया में क्या एजुकेटिव जो है ना वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव भी है, उसके साथ यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म भी हो रहा है। जज तो बोल रहा है ना भाई ये आप गलत कर रहे हो, उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर भी तो आ रहा है, ऑर्डिनेंस पावर कौन पास करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास करता है, जब कोई दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेज जो कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, अंडर आर्टिकल 124 जो मैं अभी से बता रहा हूं, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स है, ग्रीन ट्राइब्यूनल्स है आपको, जैसे ट्राइब्यूनल्स मतलब क्या होता है, कोई भी इशू पे, जैसे इन्वायरमेंट के लिए ट्राइब्यूनल्स है, फास्ट ट्रैक हो सके ताकि बहुत सारा पेंडेंसी ऑफ केसेज है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उसको कम किया जा सके, उसके लिए ट्राइब्यूनल्स बनाया गया है। वेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स आर ऑन जुडिशियल पोजीशन, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही जुडिशियल पोजीशन पे ट्राइब्यूनल्स में, तो कैसे ये टाइट सेपरेशन ऑफ पावर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते, अगर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होगा तब क्या होगा? तो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब होता है पॉलिसी अच्छे से पास नहीं हो पाएगा, लैक ऑफ चेक एंड बैलेंस होगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो जुडिशरी इन्वॉल्व ही नहीं सकता है लेजिस्लेटिव के एक्ट में, कुछ भी पास कर देगा, जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन हो जाएगा और जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता है। तो स्ट्रिक्ट SOP भी जरूरी नहीं है। तो इंडिया मिड में है, ना स्ट्रिक्ट में है ना नो SOP में, एक होता है फुल्ली सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, एक होता है टाइट,
स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिया मिड में है, ठीक है, इस बात को समझो। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, उसके साथ साथ कन्फ्लिक्ट होगा ऑर्गन के बीच में, मतलब लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव और जुडिशरी के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट जैसा सिचुएशन हो जाएगा। एक केस है राज कपूर वर्सेज आरजे कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट रिकॉग्नाइज रिजिड एसओपी, मतलब रिजिड मतलब होता है बहुत टाइट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, मतलब सबका अपना अपना काम नहीं है, सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते। तो आई होप कि आपको इतना तक समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हम लोग देखते हैं। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट में एक मिनट, हाँ चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ए प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है जुडिशियल इंडिपेंडेंस का, क्या वो प्रीक्विसाइट है डेमोक्रेसी का, मतलब क्या वो नेसेसरी है डेमोक्रेसी के लिए? क्या जो जुडिशियल इंडिपेंडेंट है क्या वो डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी है? ऐसा हम लोग देखते हैं, कमेंट करना, ऐसा क्वेश्चंस करके हम आपको बता रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। आई बिलीव दैट इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द क्राउन ज्वेल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, ऐसा बाय ब्रेट कैवरनाउ को का कहना है। तो आप ऐसा कोट कर सकते हो, इस लाइन को कोट कर सकते हो हुबहू एग्जाम में, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इट अलाउ कोर्ट्स एंड जजेस टू एग्जीक्यूट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। सिंपल सा बात है, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगा तो उसको किसी प्रेशर में काम नहीं करना पड़ेगा, किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में नहीं आना पड़ेगा, और वो क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से वर्क करेगा। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी नेसेसरी है। अब देखते हैं क्यों नीड है डेमोक्रेसी में, जुडिशियल इंडिपेंडेंसी, वो देख लेते हैं। रेस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ, नंदिनी सुंदर वर्सेस अदर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो रेस्पेक्ट किया जाएगा रूल ऑफ लॉ को, इसलिए नेसेसरी है, नहीं तो रूल ऑफ लॉ को रेस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, लेजिस्लेटिव कुछ भी कर देगा, ठीक है। उसके साथ सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा, इसलिए भी आपका देखो कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने का बहुत जरूरी है। जुडिशियल इंडिपेंडेंसी से क्या हेल्प होगा कि आप समझो कि चेक एंड बैलेंस होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, सो दैट कि लेजिस्लेटिव उसको इन्फ्लुएंस ना करे कि आप ये नहीं कर सकते हो, इसलिए भी नेसेसरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ना वो भी अपहोल्ड होगा। उसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस होगा, जो हमने आपको बताया है। अपहोल्ड फंडामेंटल राइट, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम 32 के थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू और आर्टिकल 226 के थ्रू हम कहां जाते हैं, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं। तो इसलिए भी नेसेसरी है। जैसे आप केएस पुट्टास्वामी केस के थ्रू हमको क्या मिला कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर 21, ठीक है, आर्टिकल 21, इसलिए भी नेसेसरी है। फ्री और फेयर इलेक्शन होगा, कहीं इलेक्शन नहीं अच्छे से हो रहा है तो उसको कौन चेक करेगा, उसको कौन नजर में रखेगा, तो वो रखेगा जुडिशरी, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दिया हुआ है? यस दिया हुआ है। देखो सेक्रेटरी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का एक सेक्रेटरी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, गारंटी ही तो है। सुप्रीम कोर्ट का क्या दिया हुआ है कि 65 ईयर्स तक आप रह सकते हो, ठीक है, अंडर आर्टिकल 124(2) क्लॉज 2। हाई कोर्ट को क्या दिया है कि आप 62 ईयर्स तक जज रह सकते हो, आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के तहत, ठीक है। रिमूवल ऑफ जज कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई प्रोविजन तो है ना कि आप कैसे इंपीचमेंट कर सकते हो, तो ये तो प्रोविजन ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। पावर एंड जुरिडिक्शन, तो देखो पार्लियामेंट के पास क्या है कि वो पावर को एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन वो डिमोनाइज नहीं कर सकता। पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो पावर है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन कब नहीं कर सकते हो, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंस जो है ना चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, एक आर्टिकल में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर टू पनिश कंटेम्प्ट फॉर कंटेम्प्ट, अगर कोई अवहेलना कर रहा है कोर्ट के निर्णय को तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है अंडर आर्टिकल 129 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 215 फॉर हाई कोर्ट, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एजुकेटिव, ठीक है, ये भी आप ध्यान पे रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इशू विद द जुडिशरी, क्या क्या इशू है जुडिशरी के साथ, तो आप देखो जुडिशरी में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 29% हाई कोर्ट में वैकेंसी है, मैं पूरे हाई कोर्ट को मिला के एक बात बता रहा हूँ, और 21% सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज का वैकेंसी है। तो उसके साथ साथ क्या है, पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बहुत ज्यादा, एक तरफ आप जज को कम अपॉइंट करो, दूसरा पेंडेंसी भी है, तो आप इस बात को समझो। लैक ऑफ इंक्लूजन है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन जो है ना 30% ही है, तो ये इक्वालिटी नहीं ना हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ किस में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में
8% ही है आपके सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। मतलब आप समझो कि जो भी वीमेन है ना, टोटल वीमेन का 8% ही वीमेन जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जज है। मुझे जहां तक याद है हाई कोर्ट में टोटल 11% ही जो है ना आपके वीमेन जज है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अभी तक सिर्फ 11 जज जो है ना सुप्रीम कोर्ट में वो फीमेल बनी है। कोई भी जज जो है ना, कोई भी जज CGI नहीं बनी, कोई भी वीमेन जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीमेन नहीं बनी है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज्यादा कोर्ट में। एज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द जुडिशरी, तो RTI एक्ट जो है ना राइट टू इंफॉर्मेशन वो जुडिशरी पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है। हायर नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स है, बहुत ज़्यादा अंडर ट्रायल केसेज है। अंडर ट्रायल्स के लिए हमने बताया भी बिहार के ऊपर PIL भी हुआ था, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या, आगे क्या नेसेसरी स्टेप होना चाहिए, तो आप देखो कि प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए कोर्ट का। उसके साथ साथ हमको टू कीप द कोर्ट ओपन थ्रू आउट द ईयर। कोर्ट में एक तो बहुत ज़्यादा केसेज वैकेंसी है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हॉलीडे भी होता है, ठीक है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। एक तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ नीड भी है बढ़ाने का वैकेंसी को, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है कि केस को जल्दी निवारण किया जाए, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का नेसेसरी है। टू डू अवे विद द RK लॉ, जो पुराना लॉ है उसको खत्म किया जाए, ठीक है। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन देखो, उसमें हमने SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बताया है। वेयर जुडिशरी रिटेरिएट इट्स इंडिपेंडेंस इज इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सा बात इसमें बताया गया कि जो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं होगा तो वो क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा। तो केशव नंदा भारती केस का वायलेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन होगा, ठीक है। सो वाइब्रेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल फॉर एनी डेमोक्रेसी टू थ्राइव। मतलब समझ लो, एक वाइब्रेंट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए नीड है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होना बहुत नेसेसरी है। तो आई होप कि आपको कंक्लूजन भी मिल गया, इंट्रोडक्शन भी मिल गया, कंसेप्ट भी मिल गया। कोई जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं पूछा गया तो मे भी आपसे पूछ सकता है। हम आपको PYQ भी करा रहे हैं। देखो इस बात को समझो, इसी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे क्वेश्चन पूछा गया, तो हमने जुडिशियल ओवररीच भी बता दिया, ठीक है। जब हम जुडिशरी पढ़ा रहे तो हम जुडिशरी इंडिपेंडेंसी भी पढ़ाएंगे, जुडिशरी से रिलेटेड PIL भी पढ़ाएंगे, सो डैट कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए तो आपको समझा दे। हम बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल कोचिंग की तरह नहीं पढ़ा रहे, हम हर वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो नेसेसरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता तो आप नहीं सोच पाओगे। लेकिन एक बार आप वीडियो लेक्चर देख लोगे, एक दो बार एग्जाम में रिवाइज कर लोगे तो डेफिनेटली वहां लिख पाओगे, अदर बच्चा से जो पढ़ के ही नहीं गया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।